आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया का हेडलाइंस शो। आज है 14 सितंबर 2025। मैं हूं आदिल खान आज़ाद। दुनिया के सबसे बड़े अखबारों और पोर्टल से चुनी गई कुछ बड़ी खबरों को आपके सामने रखेंगे, जिन्होंने आज सुर्खियां बटोरी। इस शो में आज सबसे पहले आप देखेंगे मिस्र की तरफ से इस्राएली फाइटर जेट्स को गिराने की धमकी से जुड़ी खबर, जो ये बताती है कि मिस्र को इस्राएल की तरफ से शायद हमले का खदशा है। इसके अलावा दूसरी खबर में आपको दिखाएंगे ईरान और कतर के एक साथ आ जाने का मामला, जिसको लेकर इस्राएल में हलचल बढ़ गई है, खबरें लिखी जा रही हैं। क्या हुआ है बताएंगे। और तीसरी खबर होगी अरब मुल्कों की अपनी नाटो फोर्स से जुड़ी हुई एक्स्ट्रा अपडेट्स के साथ। याद रखिएगा, आज सुबह यूट्यूब पर हमने सबसे पहले अरब नाटो फोर्स पर एक डिटेल्ड शो आपको दिखाया था, और अब इस खबर में, इस शो में आपको दिखाऊंगा जो खबरें इस अरब फोर्स से जुड़ी हुई वो थोड़ी मुख्तलिफ होगी और थोड़ी एडवांस्ड होगी। तो चलिए एक एक करके इन खबरों पर नजर डालते हैं, और याद रखिएगा इनके अलावा भी बहुत सी खबरें हैं। सबसे पहले सुन लीजिए कि मिस्र ने सीधा ऐलान कर दिया है कि अगर इस्राएली जेट हमारी तरफ बढ़े तो लौट कर नहीं जा पाएंगे। तो क्या मिस्र को कोई इनपुट मिल गया है कि इस्राएल उस पर हमला कर सकता है, तभी इस तरह के बयान सामने आने लगे हैं। याद रखिएगा, ईरान पर हमले से पहले ईरान की तरफ से भी ऐसे ही बयान आ रहे थे। दरअसल काहिरा से उठी ये आवाज़ कोई मामूली आवाज़ नहीं है। मिस्र की एलीट फोर्स यूनिट 777 के जो साबिक कमांडर हैं कर्नल हातिम साबिर, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में साफ साफ कह दिया कि अगर इस्राएली एयरफोर्स मिस्र पर हमला करती है तो जो फाइटर जेट्स उड़ेंगे उन्हें लौटने की जगह नहीं दी जाएगी। और मैं ये बात पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, उन्होंने कहा। यानी एक सीधी धमकी। और टाइमिंग भी देखिए, वही टाइमिंग है जब अरब नाटो जैसी फोर्स बनाने की चर्चाएं गरमा रही हैं, और रिपोर्ट्स में आया है कि उसकी कमान मिस्र के हाथों में हो सकती है। अब ऐसे में मिस्र और इस्राएल के बीच टेंशन बढ़नी तो लाजमी है। हालांकि मिस्र की हुकूमत या आर्मी ने इस बयान पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन नहीं दिया है, लेकिन टाइमिंग बताती है कि मिस्र अब ज्यादा सब्र दिखाने के मूड में नहीं है। कर्नल साबिर का बयान जुबानी हमला ही सही, मगर इशारा साफ है। अब्राहम अकॉर्ड्स की दोस्ती वाले दौर से हालात बहुत आगे निकल चुके हैं। ये खबर मिस्र के अखबार डेली न्यूज़ इजिप्ट में है, आप जाकर इसे पढ़ सकते हैं। अब दूसरी अहम खबर का रुख करते हैं। दोहा पर हुए हमले के बाद ईरान और कतर एक साथ आ गए हैं। इस्राएल को घेरने की तैयारियां तेज हो गई हैं। इस्राएल के अखबार और वेबसाइट्स इस खबर को लिख रहे हैं। डर, बेचैनी साफ दिख रही है। इस्राएल के हालिया दोहा हमले ने अरब इस्लामी दुनिया को एक नई लाइन पर खड़ा कर दिया है। अब कतर और ईरान मिलकर इस्राएल के खिलाफ एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। यस, खबर कह रही है। इस्राएली वेबसाइट जे फीड में 13 सितंबर देर रात छपी खबर की हेडलाइन कहती है, आफ्टर दोहा स्ट्राइक्स ईरान एंड कतर यूनाइट अगेंस्ट इसराइल। यानी दोहा में हुए हमले के बाद कतर और ईरान इसराइल के खिलाफ एक साथ आ गए हैं। दोस्तों, ये शिया और सुन्नी वर्ल्ड के एक साथ आने की दस्तक है, और यही इस्राएली हुकूमत और जे फीड जैसी वेबसाइट की इस हेडलाइन की बेचैनी का सबब है। सोचिए, ये कितनी खूबसूरत खबर है। दोस्तों, इस्राएल के खिलाफ अरब और गैर अरब ममालिक जो कर सकते हैं, उसे अब बड़े फलक पर समझाने की कोशिश करता हूँ। ज़रा ध्यान से सुनिएगा डिटेल में। कल कतर की कैपिटल दोहा में अरब इस्लामी इमरजेंसी समिट बुलाई गई है। इसमें तुर्की के सदर एर्दोगान, ईरान के सदर पेज़ेश्कियान, सूडान, इराक, सऊदी अरब, जॉर्डन और मिस्र के डेलीगेशन भी शामिल होंगे। पहला दिन यानी आज फॉरेन मिनिस्टर लेवल की मीटिंग के लिए तय है, और अगले दिन मंडे को इन तमाम ममालिक के मेन लीडर्स का बड़ा जलसा है। मकसद साफ है, अरब दुनिया की एकजुट पॉलिटिकल लाइन और इसराइल पर दबाव बनाने के लिए अमेरिका तक पहुंचने वाले कदम। और बात सिर्फ अरब ममालिक नहीं, गैर अरब ममालिक भी, ईरान और तुर्की भी तो है, सब साथ है। कतर तो यहां तक सोच रहा है कि इसराइल या सीधे नेतन्याहू को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में घसीटा जाए। ये ट्रंप के लिए मुश्किल बन सकता है, क्योंकि वो तो अभी भी वॉर क्राइम की केस से ही नेतन्याहू को बाहर निकालने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट पर एक्शन कर रहे हैं। और अगर अपने दोस्त कतर की तरफ से ये दूसरा केस इसराइल पर लद गया, उनके दोस्त की तरफ से, तो ट्रंप किसे गलत कहेंगे और किसे सही, ये देखना दिलचस्प होगा। किसका पार्ट लेंगे, इसराइल का या कतर का? ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के चीफ और आयतुल्ला खामनेई के खास
अली लारिजानी ने तो दो टूक कह दिया है कि अब तकरीर नहीं अमल चाहिए, यानी कि इसराइल के खिलाफ एक जॉइंट कमांड सेंटर की डिमांड ईरान ने कर दी है। ईरान बार बार कहता रहा है कि इसराइल को रोकने के लिए मुस्लिम उम्मा को और मुस्लिम ममालिक को एक होना होगा, और अब इसी लाइन ने कतर के साथ उसका कंधा कंधे से जोड़ दिया है। कतर भी चाहता है कि समिट में सिर्फ बयानों का कागजी पुलिंदा ना निकले, बल्कि कुछ एक्शन लेने वाले फैसले सामने आए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कतर यूएई जैसे मुल्कों को दबाव मिला रहा है कि वो इसराइल से अपने ताल्लुकात डाउनग्रेड करें। मिस्र ने भी अपना पुराना अरब नाटो वाला आइडिया फिर से पेश कर दिया है, यानी इसराइल के खिलाफ एक जॉइंट अरब फोर्स। ये कितना पुराना है आगे खबर में आपको बताएंगे। मिस्र के सदर अल सीसी चाह रहे हैं कि 20,000 मिस्री फौजी इस फोर्स में भेजे जाएं और कमान मिस्र के हाथ में हो, लेकिन सऊदी अरब इस लीडरशिप पर राजी होगा या नहीं, ये बड़ा सवाल है। हालांकि हम नाटो फोर्स पर आगे बात करेंगे। दूसरी तरफ यूएई ने इसराइल के डिप्टी एम्बेसडर को तलब करके वार्निंग दी है, और अगर इसराइल ने फ़लस्तीन पर कब्जे की नई चालें चलीं तो रिश्ते सस्पेंड करने तक की बात भी उठ सकती है। आप समझ रहे हैं, यानी तब अब्राहम अकॉर्ड मिट्टी में मिल जाएगा। याद रहे, कतर में हमास की लीडरशिप की मौजूदगी कोई आज की बात नहीं है दोस्तों। साल 2012 में अमेरिका ने ही हमास की लीडर्स को वहाँ शिफ्ट करवाने में शिरकत की थी, मदद की थी, ताकि बातचीत और सीज़फायर के रास्ते खुले रहें, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ ऐसा होता था जिसके लिए बातचीत और मीडिएशन चलता था, क्योंकि इसराइल हर 3-4 महीने में हमला करता ही रहता था। तभी से कतर अमन पसंद मीडिएटर का रोल अदा करता रहा है और अरब दुनिया में अपना नया ब्रांड पेश कर रहा है। दोहा यानी अमन की राजधानी, कतर इस ब्रांड के साथ मिडिल ईस्ट में खुद को सबसे सुलझे हुए मुल्क के तौर पर पेश करने में कामयाब भी रहा है, और अमन का पैरोकार ऐसा ही मुल्क, उस पर नेतन्याहू ने हमला कर दिया। ये तो बड़ी हिमाकत कर दी और इसी वजह से बखेड़ा खड़ा हो गया। इसराइल का ताज़ा हमला इस पूरी पॉलिसी को हिला गया है। अब सवाल ये है कि क्या ये समिट वाकई अरब इस्लामी दुनिया को एक एंटी इसराइल फ्रंट पर खड़ा कर पाएगी, या ये भी पहले की कॉन्फ्रेंसेस की तरह सिर्फ नारों में गुम हो जाएगी। कल सबकी निगाहें दोहा पर रहेंगी, हमारी भी रहेंगी, और हम आपको अपडेट भी कराएंगे, लेकिन मेरी ख़ास तौर से निगाह ईरान पर रहेगी। अगर कुछ एक्शन होता है, फैसला होता है, तो उसमें ईरान का क्या रोल होगा, और ईरान को कोई बड़ा रोल मिल गया तो ये दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी, ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के लिए। बढ़ते हैं आगे। अब अरब देशों की नाटो फोर्स से जुड़ी हुई कुछ अपडेट सुन लीजिए। मिस्र ने बड़ा दांव चल दिया है, अरब नाटो का सपना फिर से जिंदा हो गया है। सुबह से यह खबर इसराइल के सिर्फ एक अखबार में दर्ज थी सुबह तक, और अब पूरी दुनिया के अखबार, इवन इंडिया के अखबार इसे लिख रहे हैं। दरअसल ये चर्चा बहुत बड़ी और बहुत तेज हो गई है। हमने तो इसे बस एक अखबार से पकड़ लिया था और 2 दिन पहले ही इस तरफ इशारा भी कर दिया था। खैर, 14 सितंबर की ताज़ा खबरों के मुताबिक दोहा समिट से पहले मिस्र ने मैदान में बड़ा पत्ता फेंका है, और अब मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि मिस्र एक अरब नाटो जैसी जॉइंट फौज बनाने की कोशिश कर रहा है, ऐसी फोर्स जो किसी भी अरब मुल्क पर हमला होने पर तैनात हो सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक काहिरा से जुड़े एक हुकूमती सोर्स ने कंफर्म किया है कि ये आइडिया फिर से टेबल पर है, और राष्ट्रपति सदर प्रेसिडेंट अब्दुल फातेह अल सीसी ये चाहते हैं कि अरब मुल्क फिर से एक रैपिड एक्शन फोर्स के लिए सपोर्ट दे। मिस्र इस फोर्स में 20,000 फौजी देने को तैयार है और चाहता है कि इसकी कमान एक 4 सितारा मिस्री जनरल के हाथ में हो। ये अपडेट्स मैंने आपको सुबह नहीं दी थी, ये कुछ अब नई इंफॉर्मेशन आई हैं। तो मिस्र चाहता है कि 4 स्टार रैंक वाले एक मिस्री जनरल के हाथ में इस पूरी फोर्स की कमान हो जो अरब नाटो बने। इस कोशिश में सऊदी अरब को पार्टनर नंबर 2 के तौर पर देखा जा रहा है। मिस्र के पास बड़ी आर्मी है, हम सब जानते हैं। डिस्कशन सिर्फ तादाद या कमांड पर ही नहीं, बल्कि इस बात पर भी है कि ये फोर्स किन किन अरब मुल्कों की आबादी और फौजी कुव्वत को बैलेंस करेगी। इसमें मोरक्को और अल्जीरिया तक के नाम सामने आ रहे हैं। असल में ये आइडिया नया नहीं है दोस्तों, ये मामला करीब 10 साल पहले भी उठा था, मगर ठंडा पड़ गया। लेकिन दोहा में हमास लीडर्स पर इसराइल की ताज़ा स्ट्राइक ने इसे दोबारा हॉट टॉपिक बना दिया है। एक चर्चा मैंने कंफर्म नहीं है, वो भी पढ़ी है कि अपने पहले दौरे सदारत में डोनाल्ड ट्रंप भी ईरान के खिलाफ ऐसी एक अरब नाटो फोर्स चाहते थे, जो बाद में मुकम्मल नहीं हो पाई, उसमें अरब मुल्क शामिल नहीं हुए। द जेरूसलम पोस्ट के, हालांकि वो सिर्फ दावा है, उसमें हम कंफर्मेशन नहीं कर सकते, मैंने अखबार में पढ़ी है,
अखबार में पढ़ी, लेबनानी अखबार है, उसमें पढ़ी है। द जेरूसलम पोस्ट के मुताबिक मिस्र चाहता है कि लीडरशिप उसी के हाथ रहे, जबकि सेकंड स्पॉट सऊदी अरब या गल्फ के किसी और मुल्क को मिले। यानी मिस्र साफ कह रहा है लीडर हम ही होंगे। दूसरी तरफ इस्राएली अपोजिशन लीडर याइर लिपिड ने इसे अमन समझौतों और अब्राहम अकॉर्ड्स के लिए एक बड़ा झटका बताया है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि ये प्लान यानी कि अरब नाटो वाला प्लान अमन के ढांचे को तहस नहस कर देगा, और ये ऐसे वक्त पर सामने आया है जब दुनिया के ज़्यादातर लोग और हुकूमतें एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हक़ में खड़े हैं। आप देख रहे हो इसराइल का डर, याइर लिपिड का डर, अपोजिशन लीडर का डर कि फ़लस्तीन की हिमायत में दुनिया खड़ी, और अरब नाटो बनाने की खबर भी उसी वक्त में आ रही है। फ़िलहाल मिस्र ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला है, मैं आपको बता दूं, मगर सबको पता है कि कल दोहा समिट में ये मुद्दा ज़रूर गरमाएगा, क्योंकि कतर भी इस तरफ इशारा दे चुका है। याइर लिपिड का बयान भी याद रखिए। अरब नाटो फोर्स की चर्चा से इसराइल में बढ़ रही बेचैनी को ये बयान साफ दिखा रहा है। लेकिन सवाल वही है कि आपसी इख्तलाफ के रहते हुए क्या अरब हुकूमतें वाकई ऐसी कोई फोर्स बना पाएंगी, और क्या इसराइल को जो चाहता है, जो इसराइल का महबूब है अमेरिका, वो ऐसा होने देगा? क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो अमेरिका को भी पता है कि अरब मुल्कों को सिक्योरिटी देने के नाम पर अमेरिका ने पूरे मिडिल ईस्ट में जो अपने फौजी अड्डे और एयरबेस बना रखे हैं उन्हें भी बहुत जल्द ख़त्म करना पड़ सकता है, क्योंकि तब अरब मुल्क कह सकते हैं कि हमारी अपनी हिफाजत के लिए हमारी एक अपनी फ़ोर्स है, जॉइंट फोर्स है, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं और अमेरिका की फ़ौज की हमें ज़रूरत नहीं। वाकई ये खबर कुछ लोगों में जोश भर रही है, तो मेरे अंदर बगैर जवाबों के कई सवालों को घूमता भी छोड़ जा रही है। मुझे ये खबर पॉजिटिव तो लग रही है, लेकिन मैं इसको लेकर पूरी तरीके से मुतमईन नहीं हूँ कि ऐसा हो पाएगा, लेकिन कल की समिट बताएगी। इसराइल के अंदर की बेचैनी आप द जेरूसलम पोस्ट, जो उनका इसराइली अखबार है, उसकी खबरों की हेडलाइंस में ही बस देख लीजिए सर। ये खबर 14 सितंबर की दोपहर आई। कतर स्ट्राइक स्ट्रेथन्स अरब यूनिटी अगेंस्ट इसराइल्स एक्शन एनालिसिस। अब वहाँ जो बैठे हुए एक्सपर्ट्स वो एनालिसिस कर रहे हैं कि कतर पर इसराइल ने जो हमला करने की हिमाकत की है उसने अरबों के बीच इत्तेहाद पैदा कर दिया, यूनिटी पैदा कर दी, और ये यूनिटी सिर्फ इसराइल के ख़िलाफ़ है, ऐसा नहीं है कि और किसी के। तो उनके अंदर बेचैनी बढ़ रही है, और उन्होंने कहा है कि मजबूत कर दिया है अरबों को, आपस में जोड़ दिया है इसने। दूसरी हेडलाइन देखिए द जेरूसलम पोस्ट की, इसराइल स्ट्राइक ऑन हमास लीडरशिप इन कतर बैकफायर्ड, नाउ एन इमेज ऑफ फेलियर ओपिनियन। अब ये ओपिनियन छपता है 14 सितंबर में। मैं बड़ी बड़ी खबरों को सिर्फ हेडलाइन में यहाँ पर ख़राब कर दे रहा हूँ। चाहता तो मैं इस पर बड़ा शो बना सकता था, लेकिन क्या करें, इन्हें सबका जुज़ वही निकलना है जो मैं आपको दो लफ्ज़ों में बता रहा हूँ कि इसराइल ने हमास की लीडरशिप पर जो कतर में एयर स्ट्राइक की है वो बैकफायर्ड हो गई है। बैकफायर्ड का मतलब नहीं तमंचे से गोली चलाई अपने ही हाथ में लग गई, बैकफायर्ड हो गई है। नाउ एन इमेज ऑफ फेलियर, और वो जो कामयाबी ढूंढने गए थे, शील्ड अपने लिए ख़रीद ली थी अपने आप को देने के लिए, अब पूरी तस्वीर नाकामी की बन चुकी है, क्योंकि नेतन्याहू इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। लिखा हुआ है इसमें इसराइली अखबार में कि इस नुकसान के लिए नेतन्याहू जिम्मेदार है, जबकि वो बेवकूफ़ नहीं है। फिर भी उससे मिसकैलकुलेशन हुआ, उसकी विक्ट्री पिक्चर, उसकी जीत की फतह की तस्वीर जो है वो नाकामी में बदल गई, और कतर के साथ जो हमारे रिश्ते ख़राब हुए उसने बाकी दुनिया को एक कर दिया। मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गया है, स्टेट सेक्रेटरी अमेरिका का, और वहाँ पर बात दोहा में जो स्ट्राइक हुई उसको लेकर भी और बाकी सीज़ फायर को लेकर भी हो सकती है। क्या होगी वो बताएंगे। हालांकि इस बंदे ने कहा कि अमेरिका खुश नहीं है, ट्रंप खुश नहीं है उस कतर वाली स्ट्राइक से, लेकिन इसराइल के साथ हमारे जो भी समझौते हैं हम उससे ख़त्म नहीं कर रहे हैं, ना हम उससे अलग जा रहे हैं। गज़ा में 6000 सिविलियंस को इसराइली बम्बार्डमेंट में गज़ा सिटी में एक ही दिन में डिस्प्लेस कर दिया गया। सिविल डिफेंस ने कहा एक ही दिन के अंदर 6000 लोग बेघर हो गए गज़ा सिटी में, इतने शदीद हमले हैं। और IDF ने आज एक फिर गज़ा सिटी में एक हाई राइज बिल्डिंग को गिराकर नेस्त नाबूद कर दिया, तबाह कर दिया। ये कुछ बड़ी खबरें थीं जो आपके सामने रख दी। उम्मीद ये करते हैं कि आप तक सबको इसे पहुंचाती होंगी। सलामत रहिए, खुश रहिए।